सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली ये है साइरस मिस्त्री की। ये टाटा ग्रुप के जो है वो चेयरपर्सन थे 2012 से 2016 तक। अभी इनकी डेथ हो गई बॉम्बे के अंदर, कार एक्सीडेंट हुआ, बड़ा न्यूज़ में था। तो हमारे पास 2-3 लोग जो है बॉम्बे से कॉल किए, हमसे बोले कि साइरस मिस्त्री की एक्सपायर हो गए, तो उनकी जो है वो कुंडली पड़ी है। तो हमने बड़ी रिसर्च की, तो इनकी कुंडली मिली नहीं कहीं। अच्छा। तो हमने जिनसे बातचीत की है वो मतलब ठीक ठाक आदमी है, और चंद्र कुंडली इनकी मिली। तो अब ये हम लोगों की इस सीरीज में पहली कुंडली है जो हम लोग जन्म कुंडली छोड़ के चंद्र कुंडली पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते भी थे कि आप लोग जन्म कुंडली बहुत पढ़ते हैं और कोई कुंडली नहीं देखते, तो आज आप इस पे चंद्र कुंडली पे पढ़िए, केवल चंद्र कुंडली, है ना। देखिए जरा राशि। हाँ देखिए, तो लोगों को ये पता चले कि ज्योतिष विज्ञान पावरफुल कितना है। अकेली चंद्र कुंडली क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो साइरस मिस्त्री की ये जन्म कुंडली चंद्र कुंडली है ना। देखो ये कन्या राशि है। ठीक है, कन्या राशि का मालिक बुध है। तो पहले आयु की गणना करेंगे इसमें राशि पर ही। ठीक है, कि लग्नेश बुध इनका बैठा द्विस्वभाव में, अष्टमेश का मंगल बैठा द्विस्वभाव में, मध्यायु का हो गया पहला कालखंड। लग्न द्विस्वभाव में है और इनका चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये भी मध्यायु हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा द्विस्वभाव में अल्पायु हो गई। दो तरह से मध्यायु का कालखंड है, इसलिए ये जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में आती है। तो साइरस मिस्त्री की ये चंद्र कुंडली है ना। हाँ, तो ये मध्यायु 54 पर एक्सपायर हुए। हाँ, तो मध्यायु के कालखंड में है, 40 वर्ष से 80 वर्ष के बीच। ठीक है। अच्छा, अब इसमें राजयोग देखो। लग्नेश बुध इनका यहाँ अपनी मिथुन राशि में ही बैठा है, अपनी ही राशि में। ठीक है, और उच्चाभिलाषी कन्या इसकी उच्च राशि है। तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग देगा बुध लग्नेश ही। पंचमेश का शनि देखो, तो ये बैठा 8वें घर में, ये कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश का शुक्र देखो यहाँ आ गया 9वें दशम में, ये दूसरा राजयोग देगा। ठीक है, शुक्र है तो यहाँ नीचाभिलाषी, कन्या इसकी नीच राशि है, लेकिन फिर भी ये 9वें दशम में आया, ये बहुत बड़ा राजयोग है। तो अच्छा, अब चतुर्थेश गुरु को देखो, वो 12वें घर में गया, कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश बुध तो दशमेश में ही बैठा, वो लग्न का ही राजयोग माना जाएगा। तो लग्नेश बुध यहाँ स्वग्रही बैठा है, उच्चाभिलाषी, दशम घर में एक राजयोग। ठीक, पंचमेश शनि 8वें घर में गया, कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्येश 9वें शुक्र आया दशम घर में, नीचाभिलाषी, लेकिन ये राजयोग देगा, क्योंकि बहुत बड़े राजयोगों में इसकी गणना होती है 9वें दशम में आना। तो ये दूसरा राजयोग देगा। ठीक है, तो 2 राजयोग इनको बड़े राजयोग मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ दशम घर में और भी ग्रह हैं, है ना। तो और ग्रह में एक तो मंगल है। ठीक, मंगल देखो, तो कन्या लग्न की कुंडली में मंगल तृतीय से और अष्टमेय से अकारक ग्रह है। ये इसका कोई मतलब नहीं यहाँ। ये नीचाभिलाषी भी है, कर्क राशि इसकी नीच की राशि है। तो ये अकारक ग्रह है, तो यहाँ पे कोई दशम घर का कोई मतलब नहीं। सूर्य को देखो, सूर्य 12वें घर का मालिक है, इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मंगल और सूर्य का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये 2 चीजें तो करेगा। सूर्य इस बुध यहाँ एक साथ में आ गए, बुध यहाँ राजयोग बना रहा है, तो ये सूर्य यहाँ पे 12वें घर का मालिक है। तो विदेशों से इनका मान सम्मान है ना, और धन सही एकदम है ना, इनको प्राप्त होने की स्थिति ये बुधादित्य का योग। इनकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसका नाम है साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनकी टोटल जो नेट वर्थ है वो $25 बिलियन से ज्यादा की है, और इसी इन्वेस्टमेंट फर्म के सहारे
टाटा एंड सन जो है ना, हाँ हाँ, उसमें इनका 18% स्टेक है। अच्छा, मतलब टाटा ग्रुप में 18% स्टेक छोटी मोटी चीज नहीं हुई। हाँ, तो ये चीज इसमें है। और ये जो इनकी कहानी चली ना, वो कहानी चली इनके पिताजी बाबा से। इनके बाबा ने टाटा ग्रुप के अंदर साझेदारी की थी थोड़ी सी, अच्छा, शेयर होल्डर थे वो। हाँ, और उसी को वो अपने बेटे को दिए, वो पोलोंजी मिस्त्री। हाँ, पोलोंजी मिस्त्री भी अरबपति हो गए। हाँ, उसके बाद फिर इनका नंबर आ गया। और ये नोएल टाटा नहीं है जो, ये साइरस मिस्त्री नोएल टाटा के रिश्ते में ऐसे साले और जीजा का जो है, अच्छा, वो रिश्ता लगता है इनका। हाँ, ठीक है। तो अरबपति आदमी थे ये। अब ऐसे अरबपति आदमी थे कि गुमनाम है, इनको कोई जानता नहीं था। अच्छा, तो अब इसमें आगे और देखो गणना करो, तो 2 राजयोग हैं इसमें, है ना? हाँ, बड़े अच्छा, धन भाव का मालिक शुक्र इनका देखो तो 10वें घर में आया। हाँ, ठीक है, ये भाग्येश भी है। ये बहुत बड़ा राजयोग, इसका मतलब इनके पास अपार धन होना चाहिए, हमारे बहुत बड़ी मात्रा में, 25-30 बिलियन, चूंकि ये राजयोग कारक 9 में से। अच्छा, तो धन भाव की स्थिति ये मजबूत हो गई। इनका करियर देखो, तो करियर में बुध यहाँ द्विस्वभाव में है, यहाँ सूर्य और मंगल से प्रभावित है ना, बुध शुक्र। तो है तो बहुत बड़ा राजयोग दोनों, लेकिन ये मंगल सूर्य यदा कदा इनके करियर को प्रभावित करेंगे। उतार चढ़ाव भरा करियर रहेगा, है ना। कभी किसी कंपनी में झगड़ा हो जाए तो उससे बाहर हो जाए, फिर वापस चले जाएं दूसरी कंपनी में। तो इस तरह कई कंपनियों, हाँ, ये सब चीजें इनका NCLT का लड़ाई झगड़ा भी चला था, हाँ, है ना। हाँ, ये सारी चीजें इनके साथ TCS यहाँ पे है। अच्छा, स्त्री देखो, स्त्री का मालिक गुरु 12वें घर में गया, है ना। स्त्री के घर में राहु बैठा यहाँ, है ना। राहु इनके लिए मार्केश का काम करेगा, गुरु शत्रु के घर में बैठा है। ठीक, और गुरु की कोई दृष्टि यहाँ नहीं आ रही है ना। तो स्त्री का मालिक यहाँ गया नीचाभिलाषी, कर्क इसकी उच्च राशि है, मकर इसकी नीच राशि है, 12वें घर में चला गया। इनकी पत्नी भी कोई शारीरिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं, इस जन्म कुंडली पे 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, पत्नी का भाव ठीक है। संतान पक्ष देखो तो शनि इनका 8वें घर में गया, 7 8 9 10, लेकिन 5वें घर पे दृष्टि है संतान भाव की, तो ये ठीक है स्थिति यहाँ पे, है ना, संतान की। तो बाकी सारी चीज़ें हो ही गई। अब आयु है ना, मध्य कालखंड में है जन्म कुंडली, और कन्या लग्न है, इसमें खष्ठेश रोग का मालिक और पंचमेश, ये मालिक इसका शनि यहाँ नीच का पड़ा हुआ 8वें घर में, है ना। ये गुरु से दृष्ट हो गया, 9वीं दृष्टि गुरु की आ गई, गुरु की 5वीं दृष्टि गई, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि 4थे घर पे आ गई, है ना। भूमि भवन वाहन के इसको मजबूत कर दिया। 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे आ गई, है ना। यहाँ है उच्चाभिलाषी दृष्टि गुरु की, कर्क इसकी उच्च राशि है, उससे मकर से सात राशि पीछे है। अच्छा, और 10वीं दृष्टि इसकी शनि की 1 2 3, तीसरी दृष्टि यहाँ आ गई 10वें घर पे, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो इनकी मृत्यु का कारण कि लग्नेश अष्टमेश इनका मंगल 10वें घर में बैठा है सूर्य के साथ। ठीक, सूर्य 12वें घर वैभव का मालिक है। ठीक, अच्छा, शनि नीच का बैठा इनकी आयु को छीण कर रहा, आयु की शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आई। तो ये शनि मंगल और सूर्य 3 ग्रह इकट्ठा हुए लग्नेश पे, ये लग्नेश को चोट पहुंचाएंगे बुध को, है ना। कारण ये है कि बुध उच्चाभिलाषी तो है, अपनी राशि में भी है, तो ये फिर भी ये इनके शरीर को हानि पहुंचाएंगे। अच्छा, बुध बचता तब जब लग्न में हो जाता, लग्न में हो जाता तो या यहाँ ये पाप प्रभाव में न होता। अच्छा, तो एक तो ये लग्नेश पाप प्रभाव में 10वें घर में, दूसरा एक जो राहु मार्केश बना के बैठा है और चंद्रमा को देख रहा है यहाँ, है ना, लग्न में बैठे हुए, और केतु यहाँ ऑलरेडी। क्या कारण? ऐसी कुंडलियों में इनकी विशेषकर जो कुंडली है वो ये बताती है
कि ये बहुत ज्यादा विचार करते थे, सोचते थे। हाँ ये तो है, सोच विचार ज्यादा करते थे, पढ़े लिखे भी बहुत थे ना, है ना। अच्छा, इसके कारण इनको तनाव हुआ। हाँ ठीक, तनाव हुआ। और जहाँ पे डेथ की स्थिति आ रही है, मिथुन राशि है वो, है ना, मिथुन राशि है, सही है। और लग्न है कन्या राशि, पेट की राशि, अंतड़ियों की, ठीक, उस पे राहु मार्केश की दृष्टि जा रही है। तो दो ही कारण मृत्यु के हमें दिखते हैं इस जन्म कुंडली पे। पहला कारण ये है कि तनाव के कारण, है ना, अवसाद, डिप्रेशन तो यदा कदा इनको, वो तो अभी इनका एक 2018 और 19 में एनसीएलटी का एक केस चल रहा था। हाँ होगा ही, उसकी वजह से वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन मृत्यु के दो ही कारण निकलते हैं। क्या? या तो इनके अधिक तनाव की स्थिति से श्वास नली इनकी प्रभावित हुई हो, उसके कारण डेथ हुई हो, या इनके पेट में कोई रोग ऐसा पनप गया हो जिसके कारण बीमार रहते थे। अब वो कार एक्सीडेंट तो एक बहाना है, मृत्यु जो है वो, हाँ अब चोट एक्सीडेंट भी देखो, एक्सीडेंट कहाँ से आएगा। छठे घर का मालिक शनि है, 8वें घर में बैठा, ठीक है ना। और ये लग्न, हमने बताया कि लग्नेश बुध यहाँ सूर्य मंगल के साथ, और शनि की दृष्टि जा रही है, और राहु से चौथे केंद्र में है। दुर्घटना में मृत्यु का भी कारण निकलता है। तो 3 कारण मृत्यु के निकलते हैं। एक नर्वस सिस्टम के कारण, तनाव के कारण, श्वास नली का प्रभावित होना, दूसरी पेट के रोग के कारण, और दुर्घटना में मृत्यु का कारण। अच्छा, एक हमारा सवाल है, देखिए ये जो दुर्घटना में मृत्यु होती है, इसमें तो जैसे कार के अंदर 2 लोग बैठे हैं, एक ड्राइवर चला रहा है, मालिक बैठा है, तो मालिक की कुंडली, मालिक मर गया तो मालिक की कुंडली में तो उस समय कुछ ना कुछ मार्केट चल रहा होगा, लेकिन ड्राइवर के में भी तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि गलती उसी की हुई होगी। गलती उसकी हुई है ना। हाँ, तो उसका भी परिणाम तो वो भी भोगेगा, वो भी चोट चपेट उसको भी लगेगी, उसको भी लगेगी। कभी कभी मर भी जाते हैं ड्राइवर। हाँ, मर भी जाते। तो यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए एक बच गया, एक मर गया, लेकिन कुंडलियां दोनों की वीक होंगी उस सिचुएशन पे, क्योंकि ऐसी दुर्घटना हमेशा वीक कुंडली की ही होती है। वीक कुंडली की दुर्घटना होती है, ऐसे पावरफुल कुंडली की थोड़ा दुर्घटना होगी। पावरफुल कुंडली के तो ग्रह उसको बाहर लेके ही नहीं जाएंगे, वहां लेके ही नहीं जाएंगे, है ना। हमारे जीवन में इतने बरस बीत गए हमको, है ना, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ, जबकि हमने हमेशा गाड़ी चलाई है, बहुत गाड़ियां चलाई, और तो 200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 200 किलोमीटर पर डे वो बुलेट चलाते थे, और कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये तो कुंडली का सिस्टम है, ये कुंडली का अपना सिस्टम। अब एक सवाल हमारा सुनिए, अगर साइरस मिस्त्री आपसे पहले मिले होते अपनी जवानी में 30-35 साल में, और ये आपने देख लिया कि मध्यायु है, तो अब हमारा सवाल ये है कि मध्यायु का कालखंड 40 से 80 होता है, आदमी है 42 साल पर, तो वो मर तो किसी भी समय सकता है, मर सकता है। लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी अगर रखेगा आदमी, है ना, जैसे साइरस मिस्त्री के पास अपार धन है, ठीक है, अगर ये उसको केवल मैनेज करते और इधर उधर ज्यादा, बहुत ज्यादा भाग दौड़ न करते, है ना, बहुत ज्यादा विचार न करते, जो इन्वेस्टमेंट था या जो कंपनी थी इनकी, उसी को चलाते मैनेज करते, है ना, और थोड़ा खान पान ठीक रखते, वो भी सही, क्योंकि लग्नेश ही प्रभावित है बुध। वो इंटरनल ऑर्गन थोड़े से जो है एक्सरसाइज वगैरह करते, योग प्राणायाम वगैरह, ध्यान वगैरह करते, तो आयु कोई कारण नहीं था कि ये मध्यायु का कालखंड 80 वर्ष तक जाता है, तो 60-70 वर्ष तक। यानी कि ज्योतिष विज्ञान में इस चीज का प्रावधान है कि मध्यायु का कालखंड 40 से 80 है, तो अब 40 पर जैसे ही आदमी आ गया उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना, कि हम इस कालखंड के अंदर किसी भी समय हमारा बुलावा आ सकता है। तो अब जैसे वहां पे देखो, जैसे बचपन से कोई आदत है, किसी की मिठाई ज्यादा खाने की आदत, किसी की नमकीन ज्यादा खाने की आदत, ठीक बात भाई, नमकीन अगर तुम 40 के बाद खाओगे तो हृदय रोग निश्चित रूप से हो, सही बात। मिठाई ज्यादा खाओगे तो शुगर जैसे रोग हो जाएगी, तो क्यों ना उनको संतुलित करो। और शराब पीते हैं, शराब सिगरेट, राकेश झुनझुनवाला के तो किडनी की प्रॉब्लम थी ना, जो लोग ड्रग्स लेते हैं की वजह से,
तो ये इन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं पर परहेज इनसे करना पड़ेगा। हाँ। तो अपने को संतुलित तो करना तो इसका मतलब ये है कि ये लाखों अरबों ये जो रुपए हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं हुई, इनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं है अपने पास में। स्वस्थ शरीर अगर है तो धन कम भी हो तो जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, कोई फर्क नहीं। क्योंकि और अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, केवल खिचड़ी ही खाना है, दलिया ही खाना है या उबली सब्जी ही खाना है, तो धन चाहे खरबों में हो उसका कोई मतलब हमारे हिसाब से तो नहीं निकलता। राकेश झुनझुनवाला का एक इंटरव्यू हमने देखा था, तो उन्होंने कहा कि जैसे वॉरेन बफेट 60 साल के बाद जो है वो अमीर हुए, तो अब मैं 60 साल के बाद अमीर होऊंगा और जब मैं 80-90 तक का पहुंचूंगा तब तक मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। ऐसी उनकी कैलकुलेशन थी जीवन को लेके, लेकिन जीवन कुछ और ही बता रहा था। जीवन तो जन्म कुंडली के ऊपर हम लोगों ने कभी राकेश झुनझुनवाला की कुंडली में इस चीज का कैलकुलेशन नहीं किया ना, आयु का। हाँ नहीं, वो तो कालखंड में निकाला होगा। हाँ, आपने निकाला था और उसमें आपने ये भी बताया था, हमको याद है कि ये जो है ड्रिंक करने की वजह से। हाँ, तो अभी क्या है कि अगर उस कुंडली को, उस वीडियो को राकेश झुनझुनवाला के परिवार ने देखा होता तो वो कुछ तो उसके ऊपर अमल करते, कदम उठाते। देखो एक बात तो तय है, अब तक मैं 10,000 लोगों की बाहर कुंडलियां देखी और चैनल को छोड़ करके, ठीक है। मैंने अब तक ये पाया है 10,000 कुंडलियों से कि मैंने जो भी प्रेडिक्शन किया है, जो भी गणना करके चीज बताई है, वो निश्चित रूप से घटित हुई। वो तो एक्यूरेट, वो टली नहीं कभी, 1% भी नहीं टला आज तक, है ना, कभी नहीं टला। और जो मैंने उपाय बताए हैं वो उन्होंने काम किया है, उसका काम हो गया। तो जब दोनों चीजें हमने बाकायदा प्रैक्टिकल करके अनुभव की है, तो जैसे हमने किसी की कुंडली पढ़ी है ना, किसी को कोई रोग है या उसकी आयु क्षीण है, अगर वो मेरे पास आता है ना, बैठ करके दोबारा उसकी कैलकुलेशन कराता है, उसमें जो उपाय निकलता है मैं उस उपाय को बताता हूँ, वो ढंग से करता है मेरे बताए विधान के अनुसार, तो निश्चित रूप से उसको उससे लाभ होता है, लाभ होगा। ये तो तो हमको लगता, जानते हैं क्या होता है, जैसे अच्छा इसमें एक चीज और होती है, मेरा यह मानना है कि परमात्मा जी जिसको चाहते हैं बचाना उसको मेरे पास भेज देते, ये तो हम जानते हैं। और जिसको नहीं बचाना है वो पहुंच ही नहीं पाता, वो यहाँ तक आ ही नहीं। वो आपको याद होगा एक कुंडली चैनल पे पड़ी हुई है जिनको पेट की समस्या थी और उसका ऑपरेशन था। उन्होंने एक दिन पहले फोन किया था कि हमारा कल ऑपरेशन है, तो उनका फोन हमारे पास बाद में आया, तो उनकी कुंडली पड़ी हुई है इसमें, सब्सक्राइबर भी। तो उन्होंने कहा था कि हमारा ऑपरेशन वगैरह सब हो गया, ठीक ठाक हो गया सारा। इसमें जो हमने सब्सक्राइबर की कुछ कुंडलियां डाली थी, वो ये चेक करने के लिए डाली थी कि 1 साल पहले जब हम लोग उनकी कुंडली पढ़ रहे थे और 1 साल के आज बाद उनकी क्या पोजीशन है। तो उसमें में से 5-6 कुंडलियां पड़ी हैं, 5-6 में से 3-4 के तो हमारे पास फोन आ गए हैं कि जो हम लोगों ने उनको गाइड किया हुआ था वो वहाँ अचीव कर गए। जैसे एक लोगों का अपना मकान का सिस्टम नहीं हो रहा था, कोलकाता की एक कुंडली थी, उनका मकान बन चुका, हर चीज सब हो गई। तो हमको इससे 2 बातें समझ में आई, एक तो ये कि इस विज्ञान में ताकत बहुत है, दूसरा इस विज्ञान को चलाने वाला इंसान आत्मज्ञानी होना चाहिए, अदरवाइज इस विज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। वो जैसे भी हो, है ना, वो अपने, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होगी। देखो वो कल हम आपको एक बात बताएं, कल रात में फोन आया किसी का, बात हमारी हो रही थी, उन्होंने हमसे कहा कि इतनी महंगी फीस क्यों है, ये तो इंडिया की सबसे महंगी फीस है। तो हमने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा डिफरेंस क्या है आपके काम करने में और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के काम करने में। तो हमने कहा कि एक सेब महंगा होता है और केला सस्ता होता है, दोनों ही फल है, दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन सेब महंगा क्यों होता है। तो उस लड़के ने बड़ी अच्छी जवाब दी, वो कहीं से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तब बहुत स्वस्थ मनोदशा वाला आदमी था। उसने कहा कि सेब के पैदा होने के पीछे और उसको मार्केट तक लाने के पीछे बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट लगता है, केले में उतना नहीं होता है। तो हमने कहा बस यही कारण है। हमने कहा BMW मार्केट में महंगी क्यों होती है और एक छोटी सी कार जो होती है 5 लाख की वो सस्ती क्यों बिकती है। दोनों ही एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाते हैं, पेट्रोल का रेट वही है, लेकिन BMW क्यों। तो उसने कहा उसमें कंफर्ट बहुत होता है, आराम बहुत देता है। तो हमने कहा सेम चीज होती है, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आराम दिला देती, दूसरे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दौड़ाती रहती।
तो हमारा यही, अच्छा हम कभी कभी ये सोचते हैं, जैसे ये साइरस मिस्त्री एक्सपायर हुए, तो हम सोच रहे थे कि ये लोग जो है एक्सपायर होने के बाद हम लोगों के पास कुंडली आती है। एक का दुक्का है लोग जो एक्सपायर होने से पहले आ गए, आई है पहले, है ना, पहले भी आ गई, तो उनपे काम भी हुआ, अच्छा काम हुआ, वो ठीक भी हो गया। हाँ, वो कुंडलियाँ जो है वो ऐसे छोड़े पड़े हुए थे। अब देखिए हमने ये चंद्र कुंडली जानते हैं क्यों दिखाई है? ये असली कुंडली है। ये हमने इसलिए दिखाई कि हमारे पास किसी ने फोन किया था, उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप लोग बहुत बड़े ज्योतिषी हैं क्या? तो अजय मतलब हम उनको, ऐसे लोगों को हम छोटा बच्चा मानते हैं, 30-35 साल के थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप लोग बहुत बड़े ज्योतिषी हैं क्या? तो हमने कहा किसी दिन हम आपको ज्योतिष की कलाकारी दिखाएंगे। तो आज हमने ये कलाकारी खोली। आपको याद होगा राकेश झुनझुनवाला की पहली कुंडली जो वायरल हुई थी अपने चैनल की, उसमें हमने आपको नहीं बताया था कि ये किसकी कुंडली। हमने आपको ये भी नहीं बताया इसमें कि ये साइरस मिस्त्री की ओरिजिनल कुंडली, ये चंद्र कुंडली नहीं है, ये लग्न कुंडली है जिस पर आपने सारी गणना की। अब उसका स्पष्टीकरण देखो। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में ऋषियों ने लिखा है कि जन्म कुंडली के 3 भाग होते हैं। एक लग्न होती है, एक राशि होती है और एक सूर्य होती है, सूर्य कुंडली होती है। तो लग्न हमारा शरीर है, राशि हमारा मन हो गया, सूर्य हमारी आत्मा हो गई। ठीक। तो प्राचीन काल से ही ये नियम था कि तीनों चीजें पढ़ी जाती है कि शरीर, मन और आत्मा, तीनों को मिला करके जो निष्कर्ष निकलता था वो एक्चुअल में निकलता था। ठीक है। अच्छा, ये तो प्राचीन काल की बात हो गई। आजकल किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है, नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी गणना करता हूँ, नियम हमारा वही है, फंडामेंटल वही काम करेगा। तो मैं लग्न देखता हूँ, उसी में राशि देखता हूँ, उसी में सूर्य देख लेते हैं, सूर्य राशि भी देख लेता हूँ। तो सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, तीनों लग्नों को मैं उसी में इंक्लूड कर लेता हूँ। वो प्रैक्टिस आपकी इतनी है कि सामने वाला आदमी जान नहीं पाता कि वो 5 मिनट में ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। वो जैसे MBA किए हुए IIM के जो पास आउट होते हैं, वो शुरू में 1 साल तक बैलेंस शीट को जब देखते हैं तो एक हफ्ता देखते हैं। उसके बाद जब 25-30 साल उनको काम करते हो जाता है तो वो 2 मिनट में पूरी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो वो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। तो ये ठीक है ना। ये हमने, ये साइरस मिस्त्री की हमने कुंडली जो है, ये वो बॉम्बे के हमारे एक फ्रेंड हैं, तो उनका फोन आया था हमारे पास, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने उनसे ओरिजिनल कुंडली निकलवाई थी। तो इसी वजह से ये इतना समय लग गया, वरना जिस दिन इनकी मौत हुई थी उसी दिन हमने कहा था कि ये कुंडली निकलवाइए। तो ये कुंडली जब निकलवाई ना, तो हमने कहा कि इसको जो है आपको हल्का सा डॉज देके और ये कुंडली पढ़वाते हैं कि चंद्र कुंडली पढ़वाते हैं। हमको तो पता ही है असलियत कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है। हम तो सूर्य कुंडली से भी पूरी गणना निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत। लेकिन लोगों को नहीं पता कि इसमें कौन लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं ज्योतिष विज्ञान में। ये बात बहुत जाननी जरूरी है पब्लिक को कि किस विज्ञान में कौन आदमी किस लेवल तक जा चुका है। अभी तो इस पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की। मैंने बताया कि इस लग्न पे जब 3 ऋषियों ने बताया 3 तरह से गणना करनी थी। लग्न से, शरीर से, है नहीं, और चंद्र लग्न से, मन से, और सूर्य आत्मा से, 3 तरह से कैसे काम करेगा। देखो मेरी रिसर्च देखो क्या बताती है कि यदि सूर्य कुंडली बलवान है, सूर्य लग्न बलवान है, ठीक है नहीं, तो चंद्र लग्न यानी मन और शरीर, ये दोनों को सूर्य की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा पहुंचेगी। बिल्कुल सही। अगर सूर्य कमजोर हुआ, बिल्कुल सही, ठीक, आत्मा कमजोर हुई तो मन भी क्षीण होगा, शरीर भी दुर्बल होगा, शरीर भी क्षीण होगा, मन भी रोगी होगा, शरीर भी रोगी होगा। इस जन्म कुंडली पे देखो जरा, साइरस मिस्त्री की सूर्य कुंडली पर ही गणना करो। हमने देख लिया था। अरे अभी जानते हैं, हम आपको बताते हैं। ये बाबा कोई हमारी जो है वो वाली बात नहीं है कि हमारी कोई तारीफ करने वाली बात है अपने परिवार की। ये बात ऐसी है कि अभी लोगों को ज्योतिष विज्ञान का बेसिक समझने में 100 साल लगेंगे। और जितना काम आपने किया है और आपने जितना काम हमको सिखाया है, इस काम, वरना हम तो MBA किए हुए हैं, हमारा ज्योतिष विज्ञान से कोई मतलब ही नहीं। देखो साइरस मिस्त्री की जन्म कुंडली अगर सूर्य लग्न से ही गणना करो तो सूर्य आत्मा का कारक, पूरा एनर्जी का भंडार, ये सूर्य शनि मंगल से प्रभावित हो गया, ठीक है ना।
मंगल 7 में बैठ गया, शनि की तीसरी दृष्टि आ गई। आत्मा कमजोर, आत्मा की एनर्जी कम हुई, इसका मतलब है कि मन की एनर्जी कम, शरीर की एनर्जी कम। और देखिए आप इसको नॉर्मली देख लीजिए, जिनकी कुंडली में सूर्य मेष में केंद्र त्रिकोण में बैठा होता है वो कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं शरीर से, बीमारी उनको पकड़ नहीं पाती जल्दी। तो ये तो अभी लोगों को बहुत समय लगेगा। अभी हमको लगता है पापा कि जब अगर कहीं हम लोग मतलब यहाँ से इस जन्म में निकल गए धरती छोड़ के और दोबारा फिर आ गए, तो हम लोग यही देखेंगे कि अभी लोग वही गुड़ा भाग लगा रहे हैं। लग्न में बैठा तो ये होता है, भाग्य में बैठा तो ये गुड़ा होता है। ये जीवन अनंत काल। और इसका सेकंड पहलू पर तो हम लोग कभी बैठ के ढंग से चर्चा नहीं किए। उपाय बताने वाला, उस पर चर्चा, तो मतलब चर्चा का मतलब है कि साईं बाबा के रहस्य खोल देना, सारे जीसस क्राइस्ट के रहस्य खुल जाएंगे ना। तो उसका समय जब आएगा तब चर्चा किया जाएगा, ठीक है नहीं? अभी चर्चा नहीं की जाएगी। उसके बीच बीच में हम कभी कभी उपाय पे चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है, आत्मज्ञान और ज्योतिष विज्ञान का आपस में समन्वय क्या है। उनका जब मौसम आएगा तब अपना जो है। तो साइरस मिस्त्री की बाकी जन्म कुंडली बड़ी, ये ओरिजिनल कुंडली हमने आपको बताई नहीं थी। ठीक, हमने सोचा ऐसी वीडियो बन जाए कि हमें कोई फर्क नहीं, जो पढ़ लिख रहे हैं ज्योतिष विज्ञान बच्चे, उनको थोड़ा सा ये पता चले कि किस रास्ते से निकलना है। भाई हमारी तो ज्योतिष में हमने कई चीजों पे रिसर्च की है। प्रश्न लग्न है, प्रश्न कुंडली तो प्रश्न कुंडली है, जबरदस्त थी। हाँ, उसके तो किसी का नाम हमें पता चल जाए तो हम वर्तमान समय के गोचर में जो ग्रह स्थिति है उसको उसमें फीड करके गणना कर देंगे। तो हमारी तो अपनी अलग प्रश्न कुंडली का तो अलग ही खेल है। प्रश्न कुंडली तो लग्न से भी ज्यादा ताकतवर है, वो तो अलग ही गेम उसका, तो वो भी मजेदार। चलिए ठीक है, फिर नहीं ज्यादा बातचीत हो जाती है तो ठीक है, हमारा जो है वो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है एकदम। तो ये साइरस मिस्त्री की बाकी जन्म कुंडली बढ़ी। जैसे अध्यात्म की बातचीत होती है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें फिर पता चला वीडियो में जो चीज नहीं बताने वाली है वो भी बता ले जाएंगे, तो उसका कोई वो नहीं होगा ना। ठीक है बेटा। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको